नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज आप सभी के सामने मैं आपसे रूबरू करवाने वाला हूँ विश्वास जी, विश्वास क्लासेज के डायरेक्टर, और ढेर सारे अचीवमेंट उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। मैं तो क्या बताऊँ, हासिल करने वाले ज़िंदगी में तो उन्हीं के। सबसे पहले सर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, आपका स्वागत है। और विद्यार्थी पहले भी आपसे रूबरू हो चुके हैं, लेकिन उस समय टाइम का अभाव था और कई विद्यार्थियों की क्यूरी थी कि और सर से कुछ जानना चाहें कि सफल कैसे हो सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने मुख से हमारे बच्चों को बताएं कि आपने आपका परिचय दें, मतलब एक प्रकार से। पहले सबसे पहले तो देखिए विश्वास जी की जुबान से। पहले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सबका। मैं एक सामान्य से परिचय आपको दे देता हूं। मैं विश्वास सिंह खेतड़ी झुंझुनू से बिलोंग करता हूं जी। मेरी एजुकेशन सरकारी विद्यालय में हुई, ज़्यादातर एजुकेशन सरकारी विद्यालय में हुई है। मेरे फादर एक आर्मी पर्सनल थे, तो आर्मी से रिटायर्ड हैं जी। तो कभी कभी मुझे आर्मी एरिया में उनके साथ रहने का मौका भी मिला है। कुल मिलाकर ग्रामीण प्रवेश में पढ़ के मैं आगे बढ़ा हूँ। उसके बाद मैं 2008 में जी राजस्थान में सरकारी सेवा के रूप में मैंने 3rd ग्रेड ग्रुप में कार्य करना प्रारंभ किया। कहाँ पे? मेरे गांव में ही। अच्छा, जिस विद्यालय से मैंने, यानी रैंक अच्छी होगी तो गांव में मिल गया। जिस विद्यालय से मैंने पढ़ाई की जी, उसी विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद ग्रेड 2 में मेरा चयन हो गया, तो मैं बीकानेर पोस्टेड था। ग्रेड 2 में बीकानेर मैंने पढ़ाया है, और ग्रेड 1 में मैं जयपुर पोस्टिंग हूँ। जयपुर मेरी पोस्टिंग है, जयपुर में कार्यरत हूँ। वर्तमान में अंग्रेजी व्याख्याता के पद पे मैं कार्यरत हूँ जयपुर में। अच्छा। हाँ। तो यानी मतलब आपने 1st ग्रेड भी, 2nd ग्रेड, वो क्या बोलते हैं उसको, 3rd ग्रेड, सभी से मतलब आप स्टेप बाय स्टेप करके हर स्टेप पे हाँ। कई जैसे स्टूडेंट के दिमाग में रहती है कि सर डायरेक्ट ही ऊपर दिया जाए, और कई की रहती है कि नहीं ऊपर नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो आपने एक पर्याय बने हो उनके लिए, जो ऐसे विद्यार्थी हैं, तो मतलब उनसे आपको उनको सीखने को मिलेगा आपसे कि ऐसे नहीं है कि एक बार सिलेक्शन हो गए तो बहुत से के दिमाग में रहती है कि सर फिर टाइम नहीं मिल पाता, हम तो उसी में थक जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो उसका भी आपने एक उदाहरण दिया है कि सर्विस के दौरान आपने मेहनत करके और आप यहाँ तक। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी कंडीशन होती हैं, हर व्यक्ति का ऐसा नहीं होता। बहाने होते हैं कि सर अब टाइम नहीं मिल पाता। हर व्यक्ति की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि मैं अगर मान लो बहुत बड़ा टारगेट लेके चलो स्टार्ट में, मेरी पारिवारिक कंडीशन, मेरा ग्रामीण प्रवेश या किस माहौल में गुजरा हूँ, मुझे कितनी हद तक किसी चीज़ की नीड है उस समय, तो उस हिसाब से हम कोई जॉब में स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो जॉब के साथ आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं कतई इस बात में नहीं मानता हूं कि आप जॉब में हैं और आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये कुछ नहीं। हालांकि ये पक्का है कि आप जॉब में हैं तो कुछ दिक्कतें आपके सामने आती हैं, लेकिन अगर आपकी ललक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उन बाधाओं को पार करते हुए भी निकल जाएंगे। वो बाधाएं आपके लिए कोई बाधा के रूप में काम नहीं करेंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं ग्रामीण प्रवेश से बिलोंग करता हूँ, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ। उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ा है, इंग्लिश। अच्छा, साइंस में 11वीं 12वीं मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारे फादर आर्मी से थे, मेरे फादर, तो मुझे बचपन में उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं इनको मीनिंग याद कराऊँ। तो धीरे धीरे पता नहीं मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया, MA इंग्लिश से किया, फिर इंग्लिश से मैंने सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, और इंग्लिश से नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, और फिर RPSC 1st ग्रेड में पूरे राजस्थान में 2012 में 3rd रैंक प्राप्त किया। मतलब मैंने आपसे काफी दिन से परिचित हूँ, आपसे रूबरू हूँ, लेकिन फिर भी कई साथियों से सुना है कि 12 जॉब अब तक लग के छोड़ दिया, 13 लोग। क्या है, आप अपनी जुबान से एक बार विद्यार्थियों को बताओ, हमारे चैनल को। नहीं, मतलब कितने अब तक अचीवमेंट आपने हासिल किए? 10, 11, 12? मैं पहले भी शायद आपके चैनल पे बता चुका हूँ कि मैंने जो स्टार्ट की, मेरा जो ड्रीम था पहले कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा। तो हालांकि मैं उस फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँच पाया किसी वजह से, मेडिकल कारणों की वजह से, किसी कारणों की वजह से। लेकिन वहाँ से मैंने जो सीखा कि मेरे इंग्लिश जो है उस पर मेरी कमांड हुई, मैंने इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। फिर मेरा RPSC ग्रेड 3rd में 2008 में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में फिर मैं RPSC 2nd ग्रेड में मेरा अलग अलग
एसएसटी में भी सिलेक्शन लिया मैंने, सेकंड ग्रेड इंग्लिश में भी सिलेक्शन लिया मैंने, संस्कृत डिपार्टमेंट के सेकंड ग्रेड इंग्लिश में भी सिलेक्शन लिया मैंने, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में भी मैंने अंतिम मेरिट तक मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर मेरा सिलेक्शन हुआ। आरएस अलाइडी में भी मैंने सिलेक्शन लिया 2012 में, और इंग्लिश से नेट भी किया मैंने, सेट भी किया मैंने। और उसके बाद पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं निःशुल्क बच्चों को बहुत सारी मैंने सेवाएं दी, पढ़ाया भी है, और अभी मेरा ये अनवरत का प्रयास जारी है। अच्छा, जैसे आपने ये मुकाम जो हासिल किया है एक मतलब रूरल गांव से बिलोंग करने के बाद में, तो बताएंगे हमारे चैनल के विद्यार्थियों को कि मतलब क्या प्लस पॉइंट रहे जो आपको इतना मतलब एक गांव से बिलोंग करने वाला और 12, 13, 15 जॉब अगर अचीवमेंट अगर मैं तो मतलब क्या कहना अगर कोई मुझसे पूछे सबसे पहले, अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस भी स्टेज पे हूँ, जो भी मैंने सीखा है, सबसे पहले उसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मैंने मेरे माता पिता से जो कुछ भी मैं आज उनकी वजह से हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, सूबेदार से रिटायर हुए हैं, तो मेरे फादर ने मुझे पंक्चुअलिटी मैंने उनसे सीखी, उन्हें डिसिप्लिन मैंने उनसे सीखा, और उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको हमेशा कभी कभी मतलब उन्होंने मुझे मतलब गुस्से से भी फटकार के भी मुझे उस तरफ, क्योंकि होता है ना कई बार, हाँ फॉलो करवाया, कभी कभी हम हो सकता है उस चीज़ पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो गार्जियंस हमें अगर अच्छे माता पिता अगर आपको अच्छा गाइड करते हैं तो आप अपने मुकाम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मैं पहले भी इस बात को बार बार कई जगह स्टेज पे दोहरा चुका हूँ कि मैं बहुत एकेडमिक रूप से बहुत ज़्यादा साउंड नहीं रहा हूँ, कि मेरा बहुत अच्छा इतना भी नहीं कि मैं मतलब मीडियम एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन जब मैं कंपटीशन के फील्ड में कूदा, जब मैं उतरा और मेरे खुद से इंस्पिरेशन मोटिवेशन मुझे आने लगा, उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और मेरा ये प्रोग्रेस जो है अनवरत जारी है, इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, इस समय सबसे जो एक क्रिटिकल पॉइंट जो बना हुआ है विद्यार्थियों के जहन में, सेकंड ग्रेड की भी अफवाह चल रही है, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी सुन रहे हैं, और रीट का मसला तो सबकी मतलब सानी नहीं है, छुपा हुआ नहीं है किसी से, तो उसके भी कई लोगों के कि यार रीट दोबारा होगी, तो एक मतलब सस्पेंस के लिए क्या कहना चाहोगे बच्चों की कैसे तैयारी और किसकी तैयारी करनी चाहिए बच्चों को? मैं तो इसको बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मौका मानता हूँ कि अवसरों की अधिकता आपके पास है। अवसर आप थर्ड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं, आप सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं, आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप खुद बैठ के एनालिसिस करके देखेंगे, इसके लिए अगर आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जाना है, तो सबसे पहले आप चाहे रीट के पुराने पेपर निकालें, सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर निकालें, और फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर निकालें, और जहाँ आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत सटीक मामला है और यहाँ मैं बहुत अच्छे से अचीव कर सकता हूँ, सेट हो सकता हूँ, उसमें सबसे अच्छा टेस्टिंग मेजर इसका यही है दैट यू शुड गो फॉर ओल्ड पेपर्स। पुराने पेपर निकालें और उन पुराने पेपरों का अगर आप स्टडी करेंगे, उन पुराने पेपरों का अगर आप देखेंगे, तो आपके अंदर एक इमेज बन जाएगी कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे ग्रेड थर्ड में जाना है, मुझे ग्रेड सेकंड में जाना है, या मुझे ग्रेड फर्स्ट में जाना है। फिर सिलेबस को एनालिसिस करके देखें, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस का एक अलग नेचर है, ग्रेड सेकंड का अपना एक अलग नेचर है, तो आप किस नेचर में फिट हो रहे हैं, आप उस टेक्निक को अडॉप्ट करें और अपने आप को डिसाइड करके कंफ्यूज नहीं रहें। जो भी आपको चूज करना है उसको चूज करके फटाफट उसमें लग जाएं और बस उसी के ऊपर ध्येय बना के एक टारगेट को लेकर चलें। टारगेट ओरिएंटेड स्टडी आप करेंगे, देन सक्सेस विल बी वेरी क्लोज टू यू। मतलब आप अधिकतर जो विद्यार्थी हैं उनके अमूमन जहन में चलता है कि ऐसा करते हैं, मतलब आप चारों नाव पे कदम रखना चाहते हैं कि ऐसा सिलेबस पढ़ा जाए जो सेकंड ग्रेड में भी हो, वही टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ जाए, और जोन सी भी एग्जाम पहले होगी उधर कूद पड़ेंगे। नहीं, तो इसके बारे में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि रीट का सिलेबस, हाँ नो डाउट कि कुछ कॉमन सिलेबस, कॉमन चीजें हैं, जैसे साइकोलॉजी है, साइको है, आप दोनों में पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आज के इस कंपटीशन में इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, एंड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस in such kind of cut throat competition, then you have to choose a single thing in your mind, और उस सिंगल चीज को चूज करके उसको अडॉप्ट करके उसी के पीछे लग जाओ और उसको बिल्कुल इतना कंठस्थ करो, बार बार प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, जो भी आप जैसे स्टडी करना चाहते हैं, और आप उसको लीड लेके चलो। क्योंकि अगर आप मान लो ग्रेड थर्ड में कहीं भी एक एग्जाम में, जैसे मेरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि मैं पहले ग्रेड थर्ड में सेट हो गया, उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, फिर मैं फर्स्ट ग्रेड में, तो ऐसा नहीं कि अगर आप ग्रेड थर्ड में लग गए तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन योर फ्यूचर, है ना, तो उसके लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। सो डोंट थिंक अबाउट दैट, डोंट पैनिक। इफ यू विल थिंक दैट
I should move for grade first also, grade second also, grade third also, then it will create some confusion in your mind. Not only confusion, but you will not able to find out the right target where you have to move. आप उस टारगेट को चूज ही नहीं कर पाएंगे. मतलब आपका कहना तो ये हुआ कि टारगेट रखो, उसको एक रखो. हाँ, एक अर्जुन की तरह, मतलब आंख दिखनी चाहिए. बिल्कुल, एक टारगेट रखें तो ही सफल हो पाएंगे. अगर कदम रखोगे तो आप प्रॉपर मतलब परफॉर्मेंस. और ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत, अलग अलग खुद के व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को देख के खुद एनालिसिस करें कि मैं किसके लिए ज़्यादा सूटेबल हूँ, मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ ज़्यादा इस समय, उसको लें. उसके बाद आगे वाले सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएं आप, एक एक स्टेप बाय स्टेप. दूसरा भी जो विद्यार्थियों के दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है इस समय ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर के है कि सर ऑफलाइन क्लास ली जाए या फिर ऑनलाइन से भी काम निकल सकता है, सिलेक्शन हम पहुंच सकते हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मतलब काम चल सकता है ऑनलाइन से? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. This is a very good question you are asking to me, and I will justify that where we should move. देखो, आप कितना भी ऑनलाइन कितना भी सोचें, ऑफलाइन नो डाउट ऑफलाइन इज द बेस्ट वे. बिकॉज दोनों की तुलना की हाँ, अगर दोनों से मुझसे पूछे कि ज़्यादा दोनों में बेटर कौन सा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन इज़ बेटर. ऑफलाइन बेटर क्यों है? क्योंकि उसमें पर्सनल इंटरेक्शन होता है, बच्चे के साथ अपन इंटरेक्ट होते हैं. जो आई कांटेक्ट जो पहले बताते बच्चा क्यूरी में सामने क्यूरीज करता है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, एक कंसंट्रेट होकर पढ़ लेता है. लेकिन जैसे आप जॉब में हैं, आप कहीं थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, परिस्थितियाँ ऐसी, मान लो आप डूंगरपुर हैं या फाइनेंशियल कुछ कंडीशन ऐसी वीक हैं, तो नो डाउट ऑनलाइन भी आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो अगर आपके लिए संभव है कि आपने ऑफलाइन जाना है तो आप ऑफलाइन जाएं, और अगर संभव नहीं है तो ऑनलाइन भी आप जा सकते हैं. लेकिन जो भी एक मेथड अडॉप्ट करें, अडॉप्ट करने के बाद आप उसको लेके आगे चल रहे हैं, तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सहारा ले सकते हैं. दोनों ही ठीक हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन चूज कर सकते हैं आप, देन यू शुड गो फॉर ऑफलाइन. अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी हमेशा जिसके बारे में सोचते रहते हैं, एक दूसरे से जो अपने जूनियर हैं सीनियर हैं डिस्कस करते रहते हैं टीचरों से कि सिलेबस पर कैसे फतेह पाई जाए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें और किस प्रकार से लें उसको, मतलब क्या कहना चाहोगे? तो जैसा कि हम आज आई थिंक फर्स्ट ग्रेड के लिए ज़्यादा अपन बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के परीक्षा के अगर अपन पैटर्न की बात करें, जब सब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम और एनी कॉम्पिटिशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक आउट ओल्ड पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. तो उससे आपको एक आइडिया आएगा. पहली बात तो हमें पता है कि हमारा फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का है, सेकंड पेपर कितने मार्क्स का है, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चंस कितने आते हैं, सेकंड पेपर में क्वेश्चंस कितने आते हैं. उन क्वेश्चंस के पैटर्न को देख के फिर आप नोट डाउन करके देखें कि हर टॉपिक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूसरे टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप उस पेपर से पहले तो ये निकाल के लाएंगे कि किस टॉपिक में क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं. उस हिसाब से आप अपने आप को बुक्स को पढ़ते जाएंगे और आप अपने आप स्टडी धीरे धीरे आपकी फ्रेम होती जाएगी. तो सबसे पहले ओल्ड पेपर लें, उस ओल्ड पेपर को लेके क्या करें, आप अपने आप में एक उसको पैटर्न बनाएं और धीरे धीरे उसको एनालिसिस करते करते अपने सिलेबस पे आगे बढ़ते जाएं. इसका मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है ना, दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. मतलब आपका कहने का मतलब तो ये हुआ कि जैसे कंपटीशन में अगर आप कदम रख रहे हो, आपने जैसे डिसाइड कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये डिसाइड करना है कि आपको फर्स्ट ग्रेड में जाना है, सेकंड ग्रेड में. जब डिसाइड हो जाता है तो दो चीजें आपके पास हैं, दो चीजें, एक सिलेबस और एक क्वेश्चन पेपर जो दिस इज द बेस्ट वे. इससे क्या करेंगे आप, सीधा टारगेट फिट करेंगे कि मेरा टारगेट ये है, मुझे इसको चूज करना है. ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं. सबसे बड़ी बात यही है कि विद्यार्थी एग्जाम के नजदीक आ जाए तब तक यही पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं निकाल पाते, सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वंचित रह जाते हैं. तो दो चीजें, सारी चीजें. हाँ बिल्कुल. इसके अलावा जैसे फर्स्ट ग्रेड का कितना क्या रोल है, मतलब कई का होता है कि बस अपना सेकंड पेपर है उस पर आप फतेह पा लीजिए और फर्स्ट पेपर तो ऑटोमेटिक कवर कर लेते हैं, तो उसका कितना क्या रोल रहता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड को देखेंगे तो मैं स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड का अगर पूरा देखेंगे आप तो दो पेपर हैं जी, फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर. कुल मिला के 450 मार्क्स का ये मैटर है. फर्स्ट पेपर 150 का है और सेकंड पेपर 300 मार्क्स का है. फर्स्ट पेपर में जीके और बहुत सारी चीज़ें हैं और सेकंड पेपर में आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है. जब सब्जेक्ट के साथ 60 मार्क्स की साइको भी होती है. अभी हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी. तो
अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं केवल सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, और अगर सब्जेक्ट के आधार पे आप ये सोचते हैं कि मैं केवल सब्जेक्ट से सिलेक्शन प्राप्त कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। और ये कति ही, इसको आप अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड पेपर यू विल बिकम सक्सेसफुल इन स्कूल लेक्चर एग्जाम। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। इसलिए अगर मेरे से पूछें आप फर्स्ट आप ये मार्क्स के आधार पर डिसाइड करेंगे कि वो 150 मार्क्स का है, वो 300 का है, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। आपको फर्स्ट पेपर को भी उतना ही वेटेज देना पड़ेगा जितना आप सेकंड पेपर को दे रहे हैं। आप तभी जाकर के मतलब आप पास हो सकते हो और वहां तक पहुंच सकते हो। अब अगर फर्स्ट पेपर की बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें देखो अमूमन सभी ले ली सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, तो उन सब्जेक्ट को लेके आपको चलना पड़ेगा। उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इन सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, ट्रेस आउट करना है। नहीं, तो उसके बारे में हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे 11 सब्जेक्ट हो गए, सब मिलाए, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइको सब मिलाए हैं, तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि किसी को छोड़ दिया जाए, किसी पे ज्यादा फोकस किया जाए, या सबको साथ लेकर नहीं, जैसे एक तो आप उसमें वेटेज देखिएगा कि उसका वेटेज कितना है, कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने अक्सर बोलता हूँ बच्चों को, मैं अक्सर बताता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में कूद रहे हैं, उतर रहे हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में, तो सिलेबस को तो आपको क्रैम करके रखना है। सिलेबस आप क्रैम करके रखेंगे। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो हिस्ट्री का बड़ा वेटेज है, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के। मैनेजमेंट का बड़ा वेटेज है, 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं, 10 क्वेश्चन करंट के हैं। तो ये लगभग आपके 40 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो इस बड़े पहले मेजर पोर्शन को कवर कर लें। उसके बाद में मैथ के मान लो क्वेश्चन आ रहे हैं 6 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 4 हिंदी के आ रहे हैं, मान लो 4 इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उनको देखो, फिर छोटे पहले मेजर पोर्शन को कवर करके और फिर बढ़ते जाओ। कोशिश ये करें कि हमारा सारा पार्ट कवर हो। लेकिन मान लो लग रहा है कि कोई बच्चा आर्ट्स से बिलोंग करता है, साइंस के 5 क्वेश्चन को ठीक से टैकल नहीं कर पा रहा है, तो वहां उनको थोड़े छोड़ सकता है, मतलब उसकी कहीं क्षति पूरा कहीं दूसरे अपने सब्जेक्ट में कर सकता है। लेकिन अगर आप 2-3 सेगमेंट को छोड़ देंगे, देन इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, देन यू विल नॉट एबल टू गेट सिलेक्शन। You approximately you have to score 100 मार्क्स, 80 से 100 मार्क्स के बीच में आपको फर्स्ट पेपर में भी स्कोर करना है। ये जरूरी है आपके लिए। अगर 80 to 100 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे फर्स्ट पेपर में। इतना इंपॉर्टेंस है फर्स्ट पेपर की। अच्छा, सेकंड पेपर के बारे में क्या कहना चाहोगे? सेकंड पेपर को किस प्रकार से कवर करें, क्या कहाँ से चालू करें, कैसे छोड़ें? आप तो अपने सब्जेक्ट का ही बता दो। मैं इंग्लिश के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इंग्लिश की जैसे मैं खुद में कह रहा हूँ कि आपका सेकंड पेपर मान लो 300 मार्क्स का है जी। 300 मार्क्स का मैंने स्कोर किया 260। 300 में से मेरे जो मार्क्स आए 260 आए जब मैंने एग्जाम दिया। अब इसको पहली बात तो आप देखो, सिलेबस को अगर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे, वो लगभग एक तरीके से डिजाइन किया गया है। मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ कि इसमें आपको अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप इसको। पहला जो पार्ट है वो आपका है सीनियर सेकेंडरी लेवल का पहला पार्ट है। जैसे इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 55 क्वेश्चन हैं। सेकंड पार्ट है हमारे वो लिटरेचर वाला पार्ट है, ग्रेजुएशन वाला पार्ट बोलते हो, उसके अंदर भी 55 क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है वो पीजी का है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, उसमें 10 क्वेश्चन हैं। और फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट है वो साइको का पार्ट है, पेडागोजी वाला पार्ट है, उसके अंदर 30 क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स का पेपर है। तो मैं एक एनालिसिस अगर करके बताऊँ आपको कि अगर इफ़ एनी स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड फर्स्ट, तो उसको क्या करना है कि सीनियर सेकेंडरी वाले पार्ट में उसको ग्रामर को सॉलिड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। बट अगर आप देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक हमारे राइटर हैं, एक एसिस्ट हैं फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे दिया गया है ऑफ स्टडीज़। अब बच्चे को ये समझना है, नया बच्चा आएगा, उसको पता नहीं है, उसको कई जगह बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, पता नहीं लगता कि व्हाट आई शुड स्टडी। तो उसको ये देखना है कि ही शुड नॉट स्टडी फ्रांसिस बेकन, ही शुड स्टडी ऑफ स्टडीज। वो उस राइटर को नहीं पढ़ना है, उस राइटर का जो कंटेंट दिया गया है उस पर फोकस करना है। अगर उसको फोकस करेगा तो वो उसको ढंग से पढ़ेगा, तो उसका ऑटोमेटिक जो है वो ठीक से कर पाएगा और उसका सिलेक्शन होगा। मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूँ उसको, थोड़ा सा 2-3 मिनट, बाकी मैं अगले वीडियोज़ में मैं खुद पर्सनली सिलेबस को डिस्कस करके कौन सी सिलेबस को कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊँगा। अब ग्रामर पढ़नी है, जैसे मान लो ग्रामर के लिए बुक चलती है, रेन एंड मार्टिन पढ़ ली, मान लो थॉमसन मार्टिनेट पढ़ ली, बेसिक ग्रामर बुक्स हैं, ये पढ़ेगा बच्चा, ही विल एबल टू कवर अप द ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। द मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट इज फेसिंग इज रिलेटेड टू लिटरेचर, because if any student move in literature, he doesn't have already any ample criteria or ample knowledge about literature. Because of that, he is not able to
is not able to cover up the syllabus of literature. For that, he should choose कि which topic I should read in which manner. Some books are there which have to be read in detail, and some books are there which are not to be meant to read in detail. तो उस चीज़ को लेते हुए, उस चीज़ को मेंशन करते हुए बच्चे को पढ़ना है. अगर वो ऐसे बिना किसी स्ट्रेटेजी के पढ़ेगा, then he will not able to cover up the syllabus, and if you will not able to cover up the syllabus properly, then it will create a major problem for you. After 3 or 4 months preparation, you will find out that you are at nowhere. You are not able to cover up anything. You are not able to solve the questions. Main thing is that when you are reading anything, suppose you studied any topic, suppose you studied on his blindness, है ना, a poem. After reading it, after studying it, you have to solve out the previous questions. अगर आप previous question ठीक से हल कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं, it means you are going in right direction. और अगर आप पुराने क्वेश्चंस को ठीक से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, it means what you studied was not suitable for you and it was useless for you. So if अगर आप पुराने क्वेश्चंस को ठीक कर रहे हैं, आप उन मान लो 10 क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं, 10 में से आपने 9 ठीक कर दिए, it means आपने ठीक किया है and you are going on the right track. So if you want to study, read the topic, solve the question. If result is positive, then you are on the right track. And if the result is not positive, then you are not on the right track. इस तरह से आपको स्टडी करना है. आपको चूज करना है कि कैसे मुझे डिटेल में पढ़ना है, कैसे मुझे नॉन डिटेल में पढ़ना है. एंड फॉर दैट अ स्टूडेंट हैज टू टेक गाइडेंस फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी गिवन दैट एग्जाम और हु इज टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर दैट एग्जाम. अच्छा, परीक्षा का क्या पैटर्न क्या रहता है? जैसे किस प्रकार से परीक्षा को करवा रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि अभी होगी अभी होगी अभी होगी, तो बच्चों मुझे लग रहा है कि जैसे अभी कुछ अगले कुछ दिनों में ही शायद फेब में या मार्च में, फेब और मार्च में फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन आने वाला है, रिलीज होने वाला है. और एग्ज़ाम जो है हम मान सकते हैं कि जुलाई अगस्त तक हम एग्ज़ाम मान सकते हैं. तो 4 से 5 महीने का टाइम बच्चों के पास एम्पल टाइम है, उसमें लग जाएं और जुड़ जाएं. अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ नोटिफिकेशन विल कम देन आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि वो अब जितना टाइम आप लूज़ कर रहे हैं इट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू. तो आप जुड़ जाएं बस तैयारी में. बस ये मानो कि बस मुझे इस बार वैकेंसी आ रही है और मुझे सिलेक्शन लेना है. इसी टारगेट से आप जुड़े रहें. जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन यू हैव टू अपीयर एंड यू विल बी विद फुल प्रिपरेशन, तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे. अच्छा, तैयारी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी आपने बताया कि सबसे पहले फर्स्ट सिलेबस पे आप फतेह करें. दूसरी बात, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पेपरों को लो, उनको करो. कई स्टूडेंट की रहती है कि पहले कुछ सिलेबस को कवर किया जाए, बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाए, या टेस्ट दिए जाए. तो आप मतलब किसके आप मैं टेस्ट सीरीज इज अ डिफरेंट थिंग. टेस्ट सीरीज ये चेक करने के लिए है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई या नहीं हो गई है. मैं जो कह रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो इसके लिए है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पैटर्न क्या है. इफ यू वांट टू नो द पैटर्न ऑफ एग्जाम, then you have to study previous questions and syllabus. And if you want to check your preparation, then you should attend or join the test series. तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है उसके बाद टेस्ट सीरीज की तरफ जाएं. लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कहूंगा, बार बार इसी बात को मैं दोहराता हूं कि आप सिलेबस उठाएं, सिलेबस को पूरा तैयार करें, रट लें, उसको क्रैम करें पूरी तरह. एक एक पॉइंट आपको सिलेबस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें, फिर उस टॉपिक को पढ़ें. टॉपिक पढ़ने के बाद फिर दोबारा प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस वाले उनको देखें, तो लगे कि हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ. और जब आपका सिलेबस कवर हो जाए तो आप मॉडल पेपर लिए, मार्केट से बहुत सारे मॉडल पेपर उपलब्ध होते हैं. कोई किसी इंस्टीट्यूट में कोई टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी प्रिपरेशन के बाद में टेस्ट सीरीज आपको हर हाल में ज्वाइन करनी है. टेस्ट आपको कम, जितने टेस्ट दे पाएं आप, जितने टेस्ट दे पाएं उतने टेस्ट दीजिए आप. इट विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस एंड इट विल गिव यू द डायरेक्शन दैट I have covered this topic, now I am okay with this topic. I am having some doubt or some problem in this topic, so I should give some more time on this topic. ये चीज़ें आपको करनी है इसमें. अच्छा, कई जैसे विद्यार्थियों की इस समय सबसे बड़ी ऊहापोह चल रही है कि सर कहीं 3 डे फ्री चलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं 5 दिन फ्री और फिर फीस जमा करवाओ, कहीं 2 दिन फ्री, कहीं ऐसा होता है कि पहले पैसे जमा कराओ बाद में कराओ. और बच्चों का मतलब इसको लेकर के कहाँ कोचिंग करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, और गुणवत्ता को कैसे परखें, क्या करें? कहीं 2 टीचर अच्छे मिलते हैं, 2 खराब. क्या कहना चाहोगे, कैसे मतलब कैसे परखें? मैं तो सिंपल इतना ही कहूँगा कि एक बच्चा जो ग्रेजुएट होके आता है, पीजी होके आता है, तैयारी करने के लिए आ रहा है, उसको इतनी समझ तो है कि मुझे कहाँ पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कहाँ जाना है मुझे.
फिर भी अगर आप बार बार सिर्फ कोई दो किसी से सुना वहाँ चला जा, किसी से सुना वहाँ चला जा, इसके ऊपर जाने की बजाय एक टीचर के पास जहाँ पहुँच गया उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट अपने अंदर पैदा कीजिए उनके प्रति, और वहीं पढ़ें और वहीं अपने आप को डिवोट करें। क्योंकि 19-20 सब जगह सब चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ें समझ में कहाँ आ रही हैं। सपोज करो, हो सकता है कि आपको चीज़ मेरे से समझ में आ रही हो सकता है किसी दूसरे को दूसरे समझ में आ रही हो। जहाँ आपको चीज़ समझ में आ रही है आप वहाँ जाएं और वहाँ अपने आप को डिवोट करें, टीचर में ट्रस्ट मतलब अपने आप टीचर में फेथ रखें और जुड़ जाएं, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन होगा। ये मतलब आप ये सोचो कि अच्छा, फिर कभी कभी होता है जैसे कोई बच्चा पिछली बार एग्जाम दिया 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, हमें उससे नहीं डरना है, हमें उससे कभी डरना नहीं है। हमें क्या है, ना थके हैं कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ करने का इसलिए तो कोशिश जारी है, इसलिए हमारी कोशिश जारी है। इसका मतलब डरना नहीं है। हो गया कोई एग्जाम साहब 1 नंबर से रह गया, कोई साहब 2 नंबर से रह गया, कभी 3 नंबर से रह गया, कोई बात नहीं, क्या गलती हुई उसको रेक्टिफाई करो, सुधार करो एंड मूव अहेड, आगे बढ़ जाओ। उसको सोचते रहेंगे यार पिछली बार मेरे साथ ऐसा हो गया, उसको नहीं कोसना है। तो एक अच्छी गाइडेंस लें कहीं से भी, जो प्रीवियस में किसी भी बंदे को आप जानते हैं जिसका सिलेक्शन हो रखा है या जो तैयारी कर रहा है उससे गाइडेंस लें। गाइडेंस लेने के बाद कहीं जहाँ भी आप पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पढ़ें और सिलेबस को देखें, पुराने क्वेश्चन पेपर देखें और सिलेबस के बाद टेस्ट रिजॉइन करें। ये 4-5 चीज़ें अगर आप करेंगे और रेगुलर इस सब चीज़ों को रेगुलर तरीके से करना है तो आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मैंने एक चीज नोटिस की है, जो कहते हैं माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करे सुख जानी, यानी अगर गुरु में ट्रस्ट है आपका, आप क्लास में आए और आप दिमाग में आ गया कि नहीं इस सर को तो कुछ आता ही नहीं है, इससे ज्यादा तो मेरे को आता है, या कुछ आपके दिमाग में चल गया तो मेरे को लग रहा है कि वो फतेह नहीं पा सकते, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले तो आस्था होनी चाहिए, आप विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे को मंजिल तक ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर देखिए, अगर आप ये देखो MA करके जो बच्चा आता है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट का नॉलेज तो उसको होता ही है ना। अगर वो सब्जेक्ट के नॉलेज को लेके वहाँ आएगा और इस ईगो के साथ आएगा, इस एटीट्यूड के साथ आएगा कि मुझे सब कुछ आता है, इसका मतलब यू आर नॉट अ टीचर। इसका मतलब यू आर मतलब वहाँ टीचर नहीं है। आप अपने आप को अगर ये मान के आए कि मैं टीचर हूँ तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। अगर आप क्लास में चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा के आए हैं, क्लास में जब एंटर कर गए इट मीन्स यू आर अ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट बन के क्लास में बैठेंगे तो आप पक्का कुछ गेन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को टीचर समझते रहेंगे, क्योंकि आप टीचर तो हैं नहीं, आप उस समय स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने आप को टीचर समझते रहेंगे तो क्या होगा, आप जो टीचर देना चाह रहा है आपको, आप उसको ले नहीं पाएंगे और इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। इसलिए मेरा ये मानना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 4-5 बातें, आप आओ जिस टीचर के पास पढ़ना चाह रहे हैं, एक दिन आप डिस्कस करो, बैठो, बस ये है कि मुझे टीचर की पढ़ाने की टेक्निक या शैली पसंद आ गई है, वहाँ आप ज्वाइन करो और उसके बाद अपना सिलेबस उठाओ, टॉपिक वाइज टिक करते जाओ, सिलेबस को कवर करो, सिलेबस पूरा हो जाए तो टेस्ट सीरीज दो और उसके बाद एग्जाम जब आए तो बड़े तैयारी के साथ एग्जाम दो एंड यू विल गेट सिलेक्शन। अच्छा, जैसे विद्यार्थियों के लिए अगर ये सब क्लास का समरी दी जाए कि सफलता का अगर मूल मंत्र अगर दिया जाए, क्या कहना चाहोगे? मतलब शॉर्ट में आप विद्यार्थियों को कि भाई इन चीजों पे फोकस करो और आप फतेह मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर मैं आपसे सिंपली सफलता के लिए बात बताऊं तो पहली बात, सबसे पहले आपको रेगुलर होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, सुनियोजित तरीके से करेंगे तो सफलता 100% आपके कदम चूमेगी और आप 100% सफल होंगे। और मैं आप सब जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आना चाह रहे हैं, जो भी कंपटीशन के अंदर बैठेंगे, जो भी एग्जाम में अपीयर होंगे, मैं उन सबको शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि वो सब अपने एग्जाम की तैयारी के लिए जरूर लग रहे हैं। एक लाइन और आपकी काटूंगा, अगर कोई विद्यार्थी आपसे मिलना चाहता है, आपकी सेवाएं लेना चाहता है, तो आपसे किस प्रकार से रूबरू हो सकता है और वो कौन से तरीके? अगर मैं इंग्लिश के लिए कोई बच्चा मेरे से मिलना चाह रहा है, इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहा है, हाँ। वैसे मैं जनरली वैसे भी कॉम्पिटिशन के बारे में बच्चे पूछते हैं मेरे से, तो मैं गाइड करता रहता हूँ कि मैं सर मैं 3rd ग्रेड की तैयारी करनी है, मुझे 2nd करनी है, कैसे करनी है, जनरल में गाइड देता हूँ। अगर सब्जेक्ट विशेष की बात आती है तो इफ़ एनी स्टूडेंट वांट टू नो हाउ ही हैव टू प्रिपेयर फॉर ग्रेड 1st और ग्रेड 2nd, बात में तो जो हमारे जो मित्र मंडली है उसमें सब में आप मोटिवेशन गुरु के नाम से जाने जाते हो, तो कोऑपरेट तो करते ही हो और अपने सब्जेक्ट के उनको तो करते ही करते हैं, बाकी किसी भी फील्ड का हो, सर से जो मिलता है उसको मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा आपके मिलने के बाद में मिलती है लोगों को। तो यानी एक तो कोचिंग से आपसे रूबरू हो सकता है। विश्वास इंग्लिश क्लासेज जयपुर के नाम से यूट्यूब चैनल है, अभी आपने क्रिएट किया है यूट्यूब चैनल विश्वास इंग्लिश जयपुर के नाम से। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है उस पर जुड़े, वहाँ अपनी जो क्यूरी है वो रखे, वहाँ उसका रिप्लाई दिया जाएगा।
वहाँ जो भी उसकी जो भी क्यूरी होगी रिप्लाई मिलेगा उसको। और ऑफलाइन भी अगर जयपुर में आके मिलना चाहता है तो वहाँ से सब उसको जानकारी मिल जाएंगी, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, मिल सकता है, उसको जितनी जैसे भी होगी वो सब सुविधाएं उसको अवेलेबल करवाई जाएंगी, सारी बातें उसको बताई जाएंगी। वैसे भी कोई गाइडेंस के लिए भी आना चाहिए तो ही कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम मी, आई एम इजीली अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए और हमारे विद्यार्थियों को आपने ये सारे जो दिमाग में उनके क्वेश्चन चल रहे थे लगभग क्लियर हो गए। और मैं विद्यार्थियों को बता देता हूँ कि इसी प्रकार की और हमारी वीडियो आपको अपलोड करवाते रहेंगे। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, एंट्री कीजिए, धमाकेदार एंट्री, और इसी प्रकार की जो सफल से जाने सफलता का राज आज सीरीज थी हमारी, तो इसमें आप लगभग आपने बहुत अच्छे से सुना। हमारे YouTube चैनल को जो पहली बार जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।